वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा। तो अभी अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आधा रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके सबसे पहले पहला वाला पार्ट देख के आए, फिर आप कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अपन उसे रिकेप करते हुए एक बार कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है। कल जो हमने देखा था वहाँ से अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो किसी मैग्नेट को, इसके पहले हमने क्या देखा था कि एक मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है और वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो लोगों के मन में ख्याल आया कि क्या मूविंग मैग्नेट भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है? तो इसका जवाब आया हाँ, हाँ भाई कर सकता है। कैसे कर सकता है इसे अपन डिस्कस करते हैं इस सेक्शन में कि मूविंग करंट क्या कर सकता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। और मूविंग करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, ये हमने तो देख लिया था। यहाँ हमें क्या देखना है कि मूविंग मैग्नेट करंट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या देखना है बेटा? कि मूविंग मैग्नेट करंट प्रोड्यूस कर सकता है। और उसी करंट को क्या बोलते हैं अपन? वो करंट जो इंड्यूस होता है जिसकी वजह से, उसे अपन क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी नाम सुना होगा, ईएमएफ। तो अपन इस चैप्टर में क्या डिस्कस करा था हमने लास्ट लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? करंट। तो दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पहली बार मैग्नेट को मूव कराया गया कॉइल की तरफ, दूसरी बार कॉइल को मूव कराया गया मैग्नेट की तरफ। तो यहाँ से तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी के वजह से क्या आ रहा है बेटा? वेलोसिटी के वजह से किसी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने करा, हमने किसी को मूव नहीं कराया, हमने की के हेल्प से इसको ऑन करा ऑफ करा, तो क्या देखा हमने कि इसके वजह से भी, बिना दोनों के मोशन के वजह से भी क्या होता है बेटा? बिना दोनों के मोशन के बावजूद भी इसमें दूसरे वाले में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है बेटा? रीज़न हमने देखा था वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर वैरी हो रहा है तो उसके वजह से क्या होता है बेटा? फ्लक्स में चेंज आता है और उसी फ्लक्स में चेंज को अपन क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है, जैसे फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पार्टिकुलर एरिया से आती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्स बोलते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले किसी क्लोज लूप में तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और हमने ये भी देखा था कि अगर क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो ये क्लोज लूप की बात अपन नहीं कर रहे हैं, एक कंप्लीट मैग्नेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक कंप्लीट मैग्नेट के अराउंड एक सरफेस एरिया हम कंसिडर कर लें तो उस कंडीशन में हम अगर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा बेटा? 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हमने पूरे मैग्नेट की वजह से कैलकुलेट करा? नहीं, हमने सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह से कैलकुलेट करा। इस वजह से हमारा फ्लक्स क्या हुआ बेटा? 0 नहीं आया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने बोला, फैराडे ने क्या एक्सप्लेन करा था कि अगर क्या हो बेटा? अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। और ईएमएफ से अपन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस से अगर हम ईएमएफ को डिवाइड कर दे तो अपने को क्या मिल जाएगा? जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है, हमने ये तो बता दिया कि करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन दूसरी बात आती है डायरेक्शन की। और एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आता है कि अगर मान लो कोई कॉइल में करंट फ्लो करने लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जा रहे हैं? एनर्जी मिल जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा कि कहीं एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेंज ने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला कि देख भाई, अगर हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के टुवर्ड्स मूव करते हैं तो वो कॉइल क्या करता है? उसको अपोज करता है, उस इंड्यूस्ड करंट को अपोज करता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? हमने कल लिखा नहीं था ये, कि जो अपना फ्लक्स होगा, जो इसमें इंड्यूस फ्लक्स जो अपोज करेगा, वो किसके इक्वल होगा बेटा? वो होगा नेगेटिव ऑफ फ्लक्स माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जो फ्लक्स हमने मैग्नेट के वजह से इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ उसी का नेगेटिव के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया तो इसके वजह से क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वायलेट नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा था लूप के वजह से, एक रेक्टेंगुलर लूप के वजह से भी क्या हो सकता है बेटा? एक रेक्टेंगुलर लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम घुमाएं तो क्या हो सकता है? उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और वो फ्लक्स कितना होगा ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? देखेंगे। अगर मान लो हमने एक, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर करा, ठीक है,
इसमें हमने क्या कर दिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल रखा। क्या रखा बेटा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा। और यहाँ पे हमने इसके दो एंड्स, इसका हम लेंथ को L कंसिडर कर लेते हैं, इस वाले साइड को, और ये डिस्टेंस जो है इसे अपन x कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं, x। ये जो पॉइंट है इसे अपन नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है बेटा। जो ये वाला पार्ट है, CD पार्ट है, ये मूवेबल है। क्या है बेटा, मूवेबल है। तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें कि इसमें फ्लक्स कितना इंड्यूस होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, क्योंकि ये मूवेबल है, तो मूविंग कंडक्टर क्या करता है बेटा, मूविंग कंडक्टर फ्लक्स जनरेट करता है, उसमें फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। और उसका ईएमएफ किसके इक्वल होगा बेटा, ईएमएफ किसके इक्वल होगा, ईएमएफ होगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है बेटा, बी डॉट डी ए के इक्वल होता है, आप सबको पता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ बी डॉट डी ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना बेटा। अपन अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या दिया है, यूनिफॉर्म इनवर्ड डायरेक्शन का एलोन दिया। किधर दिया है, इसका डायरेक्शन किधर है बेटा, अंदर की तरफ है, आपको दिख रहा है, क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट करा है। तो इसमें जो इंड्यूस, इसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, आउटवर्ड होगा। किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड को तो बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये हमने कांस्टेंट कंसिडर करा है। अब डी ऑफ डी ए, एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, एरिया को क्या लिख सकते हैं, इस ABCD एलिमेंट के एरिया को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, L इंटू एक्स। डी ए को हमने क्या लिख दिया बेटा, L इंटू एक्स अपॉन डी टी। ठीक है। अब अपन फर्दर क्या करेंगे देखेंगे आप, यहाँ लेंथ भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, अपन इसे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी। तो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वी एल वी, बी एल वी के इक्वल आ जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो अपन करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे बेटा अपॉन आर, ये अपना इसमें इंड्यूस करंट हो जाएगा। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की बात आती है, हमने डिस्कस करा था लेंज लॉ क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन भी बताता है। तो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ है तो अपन थंब को किधर करेंगे, बाहर की तरफ, और अपने फिंगर को किधर कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में अपन फिंगर कर्ल करेंगे वही डायरेक्शन किसका बताएगा बेटा, करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है बेटा, करंट का डायरेक्शन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ डायरेक्शन कैसा आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। ये हमने डिस्कशन, इसके थ्योरेटिकल डिस्कशन कर ली थी हमने, लेकिन हमने इसकी फॉर्मुलेटिव डिस्कशन नहीं की थी, जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से अपन वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कोई बताएगा मुझे, वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क किसके इक्वल होता है बेटा, बोलो बोलो, वर्क किसके इक्वल होता है। अगर मान लो किसी वायर में अपन पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा। आपको याद है पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन करा था, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, W इक्वल्स टू Q इंटू वी, और अपना V यहाँ पे क्या है बेटा, V EMF है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। और वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अपन हमने क्या कैलकुलेट करा, EMF कैलकुलेट करा, किसके इक्वल आया, BLV के। और चार्ज पार्टिकल अगर Q इसमें मूव कर रहा है तो किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू BLV। ये अपना वर्क डन हो जाएगा एक सिंगल चार्ज की बात करें तो। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। इसकी हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं करी थी। अब आते हैं नेक्स्ट, हमने डिस्कस करा था मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ये टॉपिक भी मोशनल ईएमएफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस कंडक्टर का मोशन हो रहा है, मोशन के वजह से क्या हो रहा है बेटा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस जो हो रहा है उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से अपन करंट भी बता सकते हैं, करंट की डायरेक्शंस भी बता सकते हैं, और कितना वर्क होगा वो भी अपन बता सकते हैं।
ठीक है, जो कि लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट करा था। इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसे अपन V क्रॉस B डॉट L हमने डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर है बेटा, BVL हमने 90 डिग्री कंसिडर करा, यहाँ पे अपना रिजल्ट भी कितना आया, BVL आया, यानी हमने जो कैलकुलेट करा है वो सही है। चलो अब आते हैं आज के इस टॉपिक पे। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। आज का अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। इंडक्टेंस से एक वर्ड आता है इंडक्टर, तो डिस्कस करते हैं क्या होता है। हमने पहले ही डिस्कस करा है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या डिस्कस करा था कि जो एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, वो क्या करता है बेटा, चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करने की वजह से पोटेंशियल को स्टोर करता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा था कैपेसिटर के बारे में। सिमिलरली कैपेसिटर की तरह ही एक और डिवाइस होता है इंडक्टर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला एलिमेंट है। अब ये क्या करता है बेटा, ये जस्ट जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, स्टोर करता है, ये सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। क्लियर है बेटा। जैसा कि हमने देखा था कि करंट फ्लो करे अगर किसी मैग्नेटिक किसी as we know that when current flows through a conductor magnetic field is set up in surrounding। हमने देखा था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस हो जाएगा और इसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। और अगर फ्लक्स एसोसिएटेड होगा तो फ्लक्स के वजह से क्या होगा बेटा, उस फ्लक्स के वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। और उस करंट को हमने कैलकुलेट कैसे करा था, हमने कैलकुलेट करा था कैसे, कौन से लॉ से कैलकुलेट करा था, फैराडे लॉ से कैलकुलेट करा था। ठीक है, तो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज फाई एंड करंट flowing through it is I, then its inductance is given by L equals to phi upon I। अपन इंडक्टेंस L को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स पर यूनिट करंट। अगर मान लो किसी में फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ वो फाई के इक्वल है और करंट I उसमें फ्लो कर रहा है, तो उसका इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, फाई अपॉन L के इक्वल होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा। अब इंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी। HENRY। ठीक है, तो इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हेनरी। क्लियर है। अब इंडक्टेंस दो तरह से हो सकता है, पहला सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा इंडक्टेंस जो होगा उसे बोलेंगे अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आइए देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। यहाँ पे जो क्वांटिटी L है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, फाई क्या है बेटा, फ्लक्स, और कौन सा फ्लक्स, जो इंड्यूस हुआ है वो वाला फ्लक्स, और I क्या है, जो बेटा करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है। अपन एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें हमने क्या करा, एक सोलेनॉइड को लगा दिया और थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी ले लिया। ठीक है, जब हम करंट को इसमें स्विच ऑन करते हैं, व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें जब करंट जीरो है उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी। व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच को बंद करते हैं करंट क्या होगा बेटा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। सिंस करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू सर्टेन, स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा, इसमें करंट जीरो है और इसमें करंट क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, चेंजिंग करंट। तो चेंजिंग करंट क्या करता है बेटा, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, फ्लक्स इंड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट चेंजेज, इसके साथ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, फ्लक्स चेंज भी होगा, जो क्या करेगा, एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा इसके अंदर, इस सोलेनॉइड में ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। ठीक है, और हमें पता है कि इंडक्टेंस L किसके इक्वल होता है बेटा, L होता है फाई अपॉन I के। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं L इंटू आई लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना फाई किसके इक्वल हो जाएगा, एल आई के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, डी फाई बाई डी टी, और नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से
इंडक्टेंस तो किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास, आप इसे याद रखेंगे। जो ईएमएफ सेल्फ के वजह से इंड्यूस्ड होगा, करंट किसी सर्किट में फ्लो होने के वजह से होगा, वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। अगर हम ऐसा कंसिडर कर लें, क्या कंसिडर कर लें बेटा, आइडियल सेलेनॉइड कंसिडर कर लें। आइडियल सेलेनॉइड किसे बोलते हैं बेटा, अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो या तो, नहीं तो दूसरा अपन क्या कंसिडर करते हैं कि जो उसका रेडियस है सिलेंड्रिकल से मटेरियल का वो क्या हो, उसके लेंथ से बहुत कम हो, या फिर उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो बेटा, जीरो हो। उस कंडीशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना कैलकुलेट करा था बेटा, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, यही मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करा था। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था, पिछली 2 बार से अपन इसे डिस्कस कर रहे हैं, ये बार बार आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखेंगे कि एक आइडियल सेलेनॉइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटा, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो तो फ्लक्स इससे एसोसिएटेड कितना होगा, फ्लक्स क्या होता है बेटा, बी डॉट ए। अगर 90 डिग्री हम एंगल कंसिडर करें तो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई ए, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखे तो बी ए एन इंटू एल हो जाएगा। क्लियर है बेटा, एल क्या है, लेंथ ऑफ सेलेनॉइड, ठीक है। अपन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया हमने। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया तो ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डीबी बाई डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो अपन इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, किसके लिए बेटा, सेलेनॉइड के लिए, जिसका लेंथ क्या है, एल है। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम एन नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर कर लें और ए क्रॉस सेक्शन एरिया कर लें जो कि आई करंट जिसमें फ्लो कर रहा है, तो लेंथ ऑफ कॉइल हमने क्या कंसिडर करा, मच ग्रेटर देन रूट अंडर ए, ठीक है, एल मच मोर ग्रेटर देन ए। उस कंडीशन में फ्लक्स किसके इक्वल होगा बेटा, एन बी ए, सेलेनॉइड वाला ही कंडीशन होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई एन अपॉन एल इंटू ए। यहाँ से अपना फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आई। और ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, ईएमएफ अपन डी आई बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि आई करंट उसमें चेंज होगा बेटा। तो यहाँ से अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बता सकते हैं, फ्लक्स भी बता सकते हैं। और यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें, किसे कंपेयर करें, हमने फाई का फॉर्मूला क्या देखा था, एल टाइम्स आई, तो अगर हम कंपैरिजन करें इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या पाएंगे कि जो इंडक्टेंस है वो कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ रहा है। क्लियर है बेटा, एन क्या है बेटा, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और ऊपर में जो एन था वो क्या था बेटा, क्या वो नंबर ऑफ टर्न था, क्या नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ था, एन अपॉन एल था, इस वजह से वहाँ पे एल का टर्म नहीं आया हुआ था। यहाँ पे एल का टर्म क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो अपना सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक हो जाता है ख़त्म। अब अपन देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल नाम ही बता रहा है कि दो कॉइल इसमें इन्वॉल्व होगा। अपन देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। हम दो कॉइल कंसिडर करते हैं, C1 और C2। हमने दो कॉइल कंसिडर कर लिया, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। हम किसी को भी प्राइमरी और सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हैं। एक को हमने प्राइमरी कंसिडर कर लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और जिसमें हमें इंड्यूस करा है उसे हमने सेकेंडरी कंसिडर करा। प्राइमरी कौन सा है बेटा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और सेकेंडरी कौन सा है बेटा, जिसमें हमें करंट को इंड्यूस करना है। क्लियर है, ठीक है। वी चेंज द फ्लक्स नॉट ओनली थ्रू द C1 बट ऑल्सो थ्री C2। हम C1 के वजह से ही नहीं, C2 के वजह से भी फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, बोलो तो कैसे कर सकते हैं। C2 के वजह से, C1 के वजह से तो वायरिंग करंट ऑन ऑफ करके हम फ्लक्स इसमें इंड्यूस कर सकते हैं। इसमें कैसे कर सकते हैं, C2 को अगर मूव कराएं तो, क्योंकि मूविंग कॉयल किसी मैग्नेट के टुवर्ड्स या बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या प्रोड्यूस करता है, करंट इंड्यूस करता है। तो C2 को अपन मूव करा के भी क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है।
द चेंज इन फ्लक्स फाई टू थ्रू C2, ठीक है। C2 के वजह से जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो फाई टू हमने कंसिडर करा। फाई टू क्या है? चेंज इन फ्लक्स इन C2। और ये किसके वजह से होगा? ये करंट जो I1 इसमें फ्लो कर रहा है उसके वजह से होगा, क्योंकि वेरिंग वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड या वैरिंग फ्लक्स किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? इस करंट के वजह से प्रोड्यूस होगा। यही मूविंग करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब हम इसे मूव कराएंगे C2 को इसके टुवर्ड्स C1 के टुवर्ड्स या C1 से दूर, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा जिसके वजह से करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इस C2 में किसके वजह से होगा? I1 के वजह से होगा। किसके वजह से होगा बेटा? I1 के वजह से होगा। इसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो करंट किसके इक्वल होगा बेटा? वो I2 के इक्वल होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल C2, C2 में क्या हो जाएगा बेटा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। द ईएमएफ इज नोन एज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ को अपन किस नाम से जानते हैं? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ये फाई टू कौन सा फ्लक्स है बेटा? जो सेकंड वाले में इंड्यूस हुआ है वो फ्लक्स है। और वो किसके वजह से हुआ है? I1 करंट के वजह से हुआ है। तो फाई टू किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? फाई वन I1 के प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं? फाई टू किसके इक्वल हो गया? फाई टू हो गया M टाइम्स I1। एम क्या है बेटा? एम इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल। एम को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा? ये कॉइल का प्रॉपर्टी होगा। तो अपन फ्लक्स को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो फ्लक्स किसी दूसरे कॉइल में जनरेट हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दूसरे कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। एम इज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ द कॉइल। दोनों के पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। द कॉइल C1 इन विच I करंट वेरीज ऑफनली कॉल्ड प्राइमरी। जिसमें करंट वेरी करता है उसे प्राइमरी बोलते हैं। और C2 जिसमें इंड्यूस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन C2 किसके इक्वल हो जाएगा? E2 के इक्वल होगा। और E2 किसके इक्वल होगा? d फाई टू बाई dt के इक्वल होगा। और फाई टू किसके प्रोपोर्शनल था बेटा? अभी हमने देखा था फाई टू किसके इक्वल था? अपना फाई टू था M टाइम्स I1। तो अपन ने क्या करा? अपन इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है? d फाई बाई डी टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा? M टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? द कॉइल आर्क अराउंड अप ऑन द सेम एक्सिस। इट इज़ मिनिमम व्हेन द एक्सिस ऑफ कॉइल इज नॉर्मल। अगर मान लो हमने देखा था ये भी डॉट प्रोडक्ट है बेटा, अगर नॉर्मल हो तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम कब होगा? 90 डिग्री के इक्वल लिए। और मैक्सिमम कब होगा बेटा? मैक्सिमम होगा 0 डिग्री के लिए। यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। और दोनों अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा बेटा? मिनिमम। नोट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम डिपेंड्स अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द टू कॉयल। ये किस पे डिपेंड करेगा? दोनों कॉयल के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उसके ओरिएंटेशन और उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा। यानी एंगल पे डिपेंड कर रहा था। अभी हमने देखा इसके पिछला वाला पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था? एंगल पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों कॉयल के बीच का जो हम एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करा रहे हैं उनके बीच का एंगल क्या है? उनके ओरिएंटेशन यानी एंगल वही हो गया। दूसरा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और उन दोनों का साइज कितना है। इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और चौथा फैक्टर भी आता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 4। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं। अब एक थ्योरम आती है रेसिप्रोकलिटी थ्योरम। जैसा कि पहले मूविंग जिसमें करंट प्राइमरी के वजह से सेकेंडरी में क्या हो रहा था? करंट इंड्यूस हो रहा था। तो सेकेंडरी के वजह से भी तो प्राइमरी में क्या होगा बेटा? प्राइमरी में भी करंट इंड्यूस होगा। यानी M121 और M12 वापिस से लेंज लॉ आ गया यहाँ पे, ये भी इंड्यूस होगा। E2 किसके इक्वल हो जाएगा? M टाइम्स डी आई वन बाई डी टी। और E1 किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ M टाइम्स डी आई टू बाई डी टी। यानी जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ इसके वजह से उसमें EMF प्रोड्यूस होगा। जैसे कि पहला वाला कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, इसकी वजह से इसमें
I1 करंट फ्लो कर रहा था और दूसरे वाले में I2 करंट इंड्यूस हो गया। अब I2 करंट जो इसमें इंड्यूस हुआ है इसके वजह से इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी I2 अपॉन डी टी। तो फ्लक्स ऑन ड्यू टू फ्लक्स ऑन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी M12, यही हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, N2 टाइम्स 5B2 अपॉन I1। और मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, करंट जस्ट अपोजिट कंसिडर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं, कभी भी अपने को कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं। अ गुड अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का एक अप्रोच है। क्या अप्रोच है बेटा, दो सर्किट के बीच का। एज्यूम एनी वन एज प्राइमरी, किसी को भी प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी कंसिडर किया जा सकता है। ऐसा कंसिडर कर लो कि सपोज करंट I1 फ्लोज थ्रू प्राइमरी, प्राइमरी में हमेशा क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ऐसा कंसिडर कर लो, जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उसे अपन प्राइमरी कंसिडर कर लिया हमने। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस बाय I1, इस फ्लोइंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके शेप के बेसिस पे सोलेनॉइड हो तो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई के इक्वल हो जाएगा। अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद अपन क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है बेटा, बी डॉट डी ए के इक्वल होता है। यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अपने को मिल गया मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अपन क्या करेंगे बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल होता है बेटा, डी फाई बाई डी टी के इक्वल। ये इंड्यूस ईएमएफ ही म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है बेटा? अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, हमने कैसे डिफाइन करा था इंडक्टेंस को, एल इक्वल्स टू किसके इक्वल था बेटा, एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई के इक्वल था। अगर हमने फाई कैलकुलेट कर लिया तो एल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एल किसके इक्वल हो जाएगा, 5 टाइम्स आई के इक्वल हो जाएगा। अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, अपन यहाँ से इसका इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अपना चैप्टर होता है ख़त्म। हमने किसको निपटा दिया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने ख़त्म कर दिया, मतलब पढ़ लिया। ठीक है, तो आप बने रहें, अपन धीरे धीरे करके आपके एग्ज़ाम के पहले तक हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन आपको अगले एपिसोड में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा रवि सर से पढ़ के। रवि सर, मैं ठीक है बच्चे, गुड डे एंड गुड नाइट।